everybody, very warm welcome to my channel खुशी वासन. I really hope कि सब लोग एकदम ठीक है. Welcome to the class. Just a moment. Yes. So very warm welcome everyone. I hope आप लोगों ने जो है सारे वन शॉट्स जो है अभी तक देख लिए होंगे. अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, प्लीज देख लीजिएगा. सारे वन शॉट्स हम लोगों ने करे हैं. ये पूरा शेड्यूल है. ओके, दिस इज द इंटायर शेड्यूल. इस शेड्यूल के अंदर, इस शेड्यूल के हिसाब से हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एज ए वन शॉट कर चुके हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग कर चुके हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर का वन शॉट आप लोगों के लिए आ चुका है. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अब 12th क्लास में हैं, आप लोग अगर सिर्फ ये वीडियोस देख लेंगे, योर चैप्टर्स विल बी सॉर्टेड एंड आपके जो मिड टर्म्स हैं या फाइनल्स हैं या जो भी है, दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. तो और जो हर क्लास है, दैट इज एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर क्लास में जो है आई कैन गिव यू द क्वालिटी एजुकेशन, जहाँ पे आपका टाइम भी कम लग रहा है और आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक गो में समझ में भी आ रहा है. सो प्लेलिस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया इन वन शॉट. एंड इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से देखिए. और बहुत बच्चों को ना कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को से डर लगता है, मुझे नहीं पता क्यों, जबकि वो प्यारा चैप्टर है. तो आज जिसको भी प्रॉब्लम है, ये चैप्टर देख लो, बहुत इनफ है तुम लोगों के लिए. और सबसे बड़ी बात है बच्चों, KW ऐप इज लाइव. जितने भी 2023 के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे, आप सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि एनटीए ने, मोस्ट प्रोबेबली एनटीए जो अपना सीयूईटी एग्जाम है वो दिसंबर में कंडक्ट करवाएगा और अगला एग्जाम जो है तुम्हारा मार्च अप्रैल में कंडक्ट करवाएगा. तो दिसंबर के लिए तैयार हो जाओ. KW ऐप डाउनलोड कर लो. सीयूईटी 2023 के बहुत सारे कोर्सेज हैं. अपना डोमेन, जितने भी तुम्हारे डोमेन्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं. जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और सीयूईटी 2023 की जो तैयारी है वो शुरू कीजिए. बहुत सारी लाइव क्लासेस होती है, MCQs होते हैं, सब कुछ होता है. चलिए जी, लेट्स जस्ट बिगिन विद कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. तो भैया साउथ एशिया सब लोगों को पता होना चाहिए क्या है. हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसको साउथ एशिया कहते हैं. ठीक है, हमारा कॉन्टिनेंट का बेसिकली ये मतलब है कि तुम्हारा जिसके अंदर पाकिस्तान आता है, जिसके अंदर आपका बांग्लादेश आता है, जिसके अंदर आपका नेपाल आता है, जिसके अंदर आपका श्रीलंका आता है, जिसके अंदर आपका और भी नेशंस आते हैं. ठीक है, देयर इज मॉलडीव्स ऑल्सो, देयर इज श्रीलंका ऑल्सो, देयर आर अदर नेशंस ऑल्सो, बांग्लादेश. सो ये सारे नेशंस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉलडीव्स, ये सारे नेशंस आते हैं. तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के अंदर भूटान डिलीटेड है और मॉलडीव्स एक एडेड टॉपिक है. तो अगर आप लोगों को मॉलडीव्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को मॉलडीव्स पे एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी. तो आइए शुरू करते हैं कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. आपने ये वीडियो देख लिया तो उसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया के लिए. लेट्स जस्ट बिगिन. सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में. So when we talk about Pakistan, the first military rule in Pakistan took place under General Yahya Khan. याद रखिएगा इसको. देखो पाकिस्तान का क्या सीन था ना, पाकिस्तान के अंदर कैसे गवर्नमेंट फॉर्म हुई, कैसे, आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन ऑन 14th of August, राइट. हमें आजादी मिली 15 अगस्त. पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है 14 अगस्त. तो अब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करी? जैसे हमने तो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी जब हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस किया. इन्होंने अपनी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करी? जो इनका पहला मिलिट्री रूलर थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था पाकिस्तान के पहले क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था. ठीक है, हमारे देश में डेमोक्रेटिक रूल था, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था. और जो फर्स्ट मिलिट्री टेक ओवर था वो किया गया था बाय जनरल यहिया खान. ठीक है, द रीजन ऑफ फॉर दिस वाज द पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट द रूल ऑफ जनरल अयूब खान. भैया जनरल अयूब खान के रूल से लोग तंग आ चुके थे और इसीलिए जनरल अयूब खान को पावर को छोड़ के जाना पड़ा और आपके नए मिलिट्री रूलर जनरल यहिया खान जो हैं वो पावर में आए. वेरी इजी, बहुत आसान है, इतना कुछ नहीं है जितना आप इस चैप्टर को बना रहे हैं. ठीक है, तो पहले कौन थे मिलिट्री रूलर? जनरल अयूब खान.
जनरल अयूब खान जो थे वो पहले मिलिट्री रूलर थे, उनको छोड़ के कौन आए पावर में, उनको हटा के किसको लाया गया पावर में, जनरल यहिया खान को पावर में लाया गया। आफ्टर दिस अ गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप, और भैया अब जनरल यहिया खान के बाद कौन आए, जुल्फिकर अली भुट्टो जी पावर में आए 1971 से लेके 1977 तक, ठीक है, 1971 से लेके 1977 तक। अब जो ये भुट्टो सरकार थी, जो जुल्फिकर अली भुट्टो की सरकार थी, इसको रिमूव किया गया जनरल जिया उल हक। गाइस लिख लो क्रोनोलॉजी में, पहले कौन आया, जनरल अयूब खान, फिर कौन आए, जनरल यहिया खान, फिर कौन आए तुम्हारे जुल्फिकर अली भुट्टो। जुल्फिकर अली भुट्टो को रिमूव किया गया बाय जनरल जिया उल हक। एंड भैया अब ये जो जनरल जिया उल हक आए, अब लोग परेशान हो गए थे, तंग हो गए थे कि क्या भाई देश के अंदर डेमोक्रेसी लेके आओ ना। पाकिस्तान के लोग परेशान हो गए थे कि देश के अंदर डेमोक्रेसी लाइए। तो जनरल जिया उल हक को क्या फेस करना पड़ा, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट फेस करना पड़ा फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स। 1982 ऑनवर्ड्स जनरल जिया उल हक के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, उनको प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मतलब क्या है, वो लोग जो डेमोक्रेसी के फेवर में है उन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट करे और जिया उल हक को हटाने की डिमांड करी। अगेन 1988 एक इलेक्टेड सरकार पावर में आती है जो तुम्हारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है पावर में, क्या किसके अंडर स्टैब्लिश हुई है, बेनजीर भुट्टो के अंदर इसको स्टैब्लिश किया। हैड टू फेस कंपटीशन फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है। तो बेनजीर भुट्टो पावर में आई, शी बिकेम द इलेक्टेड लीडर, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की लीडर थी। बेनजीर भुट्टो जो है वो पावर में आए एंड इनको, और जो बेनजीर भुट्टो का डायरेक्ट कंपटीशन कौन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग, ठीक है जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब दोबारा से ये बेनजीर भुट्टो को हटा दिया गया पावर से और एक बार दोबारा से आर्मी स्टेप्ड इन, मिलिट्री रूलर स्टेप्ड इन बाय द नेम ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। इनको तो सब लोग जानते ही होंगे। सो आर्मी स्टेप्ड इन अगेन एंड जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उनको हटाया और ये पावर में आए एंड जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन 2001। और भैया जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को सेल्फ इलेक्ट कर लिया एज अ प्रेसिडेंट इन 2001। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले कौन आए पावर में, जनरल अयूब खान, फिर उनको मिलिट्री टेक ओवर हुआ बाय जनरल यहिया खान, फिर उसके बाद आपका मिलिट्री टेक ओवर हुआ बाय उसके बाद फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई अंडर जुल्फिकर अली भुट्टो। जुल्फिकर अली भुट्टो को रिमूव करके एक मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हुआ बाय जनरल जिया उल हक, और उसके बाद फिर लोगों ने प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करनी शुरू करी, जिसके बाद बेनजीर भुट्टो की इलेक्टेड सरकार पावर में आई। और फिर बेनजीर भुट्टो के बाद कौन पावर में आए, अगले प्रधानमंत्री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ को फिर से हटा के एक मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर लिया बाय जनरल परवेज मुशर्रफ एंड अपने आप को सेल्फ इलेक्ट कर लिया 2001 के अंदर। अब भैया लेट्स जस्ट डिस्कस कि यही सारे रीजन है, यही बार बार डेमोक्रेसी, बार बार मिलिट्री गवर्नमेंट, दीज ऑल आर द रीजंस, दीज ऑल आर द सेवरल फैक्टर्स जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टेबल डेमोक्रेसी कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के अंदर कभी भी स्टेबल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश इसीलिए नहीं हो पाई है क्योंकि यही सारे फैक्टर्स है कि कभी भी जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में आती है उनको हटा दिया जाता है बाय द मिलिट्री टेक ओवर। एट प्रेजेंट अगेन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी अंडर नवाज शरीफ पावर में नहीं है, इमरान खान की सरकार पावर में थी और अब उनको भी हटा दिया गया है। तो आप इसको जो है समझ सकते हैं। Now let's discuss about इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जरा हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप सब लोगों को यार आई थिंक व्हाट यू पीपल वुड बी, आपको सबको पता होगा इंडिया पाकिस्तान के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बट लिखने में सबको दिक्कत आती होगी, तो ये एज इट इज आप लिख सकते हैं, यू गोना गेट द फुल नंबर। सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस हम सब लोगों को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों किस लड़ाई में जूझ रहे थे, दे गॉट इन्वॉल्व्ड इन द इशू रिलेटेड टू कश्मीर। इन लोगों ने कश्मीर इशू पे लड़ना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में अटैक करना शुरू कर दिया और वो एरिया को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया था 1947 के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वॉर हुई। हम कहते हैं कि भैया ये पीओके वाला एरिया हमारा है,
है, तुमने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। 1947 एंड 48 तक यही लड़ाई चली, देश में बड़े दंगे हुए, पाकिस्तान में बड़े दंगे हुए, एंड 1965 के अंदर दोबारा से लड़ाई हुई और ये मैटर तब भी रिजॉल्व नहीं हुआ। याद है ना 1965 दोबारा लड़ाई हुई थी जब लाल बहादुर शास्त्री 1966 में गए थे ताशकंद लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए, और बीच में उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया था, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब उनकी डेथ हो गई थी सिंपली। ओके, सो बोथ द कंट्रीज फेस्ड अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रेटेजिक इश्यूज लाइक कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। पहला इशू सबको समझ में आ गया, पहला इशू क्या है? पहला इशू है कश्मीर इशू। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है जी, सियाचिन ग्लेशियर किसका है, कौन कहां पे कंट्रोल करेगा? अभी भी हमारी बहुत आर्मी मैन है, इतने आर्मी मैन है जो सियाचिन जो वहां पे इतनी ठंड में वहां पे एरिया में तैनात रहते हैं सियाचिन ग्लेशियर पे, क्योंकि कभी भी हमला होने के चांसेस है। तो सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है एंड ओवर आर्म्स एक्यूजिशन। जाहिर उसके बाद बोथ द कंट्रीज कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर्स ओवर सिक्योरिटी इशू। भैया सिक्योरिटी इशू, दोनों को एक दूसरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आज अगर इंडिया में कहीं हमला होता है तो सबसे पहले हम कहते हैं ये पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान में कहीं कुछ होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि इंडिया की साजिश है। तो आपस में हम लोगों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। अनदर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टू कंट्रीज इज ओवर शेयरिंग ऑफ द रिवर्स लाइक इंडस रिवर वाटर। भैया इंडस रिवर वाटर तो शेयर करने के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इंडस रिवर वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट भी अभी भी है, चाहे हमने अभी इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, इंडस ट्रीटी भी साइन करी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतभेद जो है वो रहती है। उसके बाद टू कंट्रीज आर नॉट इन अग्रीमेंट ओवर द डिमार्केशन ऑफ सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ। भैया गुजरात के अंदर जो रन ऑफ कच्छ है उसके अंदर जो सर क्रीक लाइन है उसकी डिमार्केशन इंडिया के लिए कुछ और है, पाकिस्तान के लिए कुछ और है। तो अभी ये दोनों सेटल नहीं हो पाए हैं उस बॉर्डर में भी, उस वो जो वहां पे गुजरात वाला बॉर्डर है, रन ऑफ कच्छ वाला जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर की डिमार्केशन भी पाकिस्तान कुछ और दिखाता है और हम लोग कुछ और दिखाते हैं, तो उसमें भी मैटर सेटल नहीं हो पाए हैं। Now let's move over to another country of South Asia which is Bangladesh। अगर हम बांग्लादेश के ऊपर बात करें तो बांग्लादेश was a part of Pakistan। ठीक है, याद होगा आपको जब हमने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग किया था तो मैंने आपको बताया था कि भैया एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, और दोनों को ज्वाइन करने का कोई तरीका नहीं था। सो 1947 से लेके 71 तक वो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था और उसको वेस्ट पाकिस्तान से जोड़ने का कोई तरीका नहीं था, बट इट स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। लेकिन भैया अब जो ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, मतलब जो आज का पाकिस्तान है, वहां के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेशन पोज कर रहे थे ओवर द ईस्ट पाकिस्तान पीपल। ठीक है, एंड द वेस्ट पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और जाहिर सी बात है जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर उर्दू लैंग्वेज इंपोज कर रहे थे, अपना कल्चर इंपोज कर रहे थे, अपना रिलीजन इंपोज कर रहे थे। सो अ पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी। अब ईस्ट पाकिस्तान चुपचाप तो बैठेगा नहीं, तो भैया शेख मुजीबुर रहमान बना ईस्ट पाकिस्तान की वॉइस, और शेख मुजीबुर रहमान जी ने पॉपुलर स्ट्रगल किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। किसने स्ट्रगल किया? शेख मुजीबुर रहमान, जो ईस्ट पाकिस्तान की आवाज बने। ठीक है, 1970 के अंदर ना पाकिस्तान मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए और ईस्ट पाकिस्तान से आवामी लीग अंडर शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीटें जीत ली। ठीक है, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था उसने रिफ्यूज कर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग जीता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अवामी लीग पावर में आएगा ही नहीं, जबकि उनको क्लियर मेजोरिटी से जिताया गया था ईस्ट पाकिस्तान से। ठीक है जी, तो पाकिस्तानी अब लोगों ने तो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ईस्ट पाकिस्तान की कि भैया हमने चुना है शेख मुजीबुर रहमान को, हमने चुना है अवामी लीग को, आप इनको पावर में क्यों नहीं ला रहे हो? आप इनकी पावर को ही खारिज कर रहे हो। तो पाकिस्तानी अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया ईस्ट पाकिस्तान के, तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया? पाकिस्तानी आर्मी ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट। पाकिस्तानी आर्मी ने इस मूवमेंट को सप्रेस करना स्टार्ट किया
दबाना स्टार्ट किया। कैसे दबाएंगे? बाय मास किलिंग्स, लार्ज नंबर, और जिसकी वजह से मास किलिंग्स हुई, बहुत माराधाड़ी हुई, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट होने लग गए। ये देखो इंडिया का बॉर्डर टच होता है आपके बांग्लादेश से, ईस्ट पाकिस्तान से, तो यहां से माइग्रेट होना चालू हो गए। ठीक है जी, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड 80 लाख पीपल एक्चुअली माइग्रेटेड टू इंडिया। तो हमारे लिए तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे थे, हमारी कंट्री कौन सा कोई बेटर कंडीशन में थी, हमारी कंट्री में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, हमारी कंट्री में भी बहुत तरीके के चीजें जो है वो चल रही थी, हमारी कंट्री में पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, लिटरेसी थी, हमें और चीजें मैनेज करनी थी, और साथ साथ 80 लाख का बर्डन, 80 लाख लोगों का बर्डन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन तो करना पड़ा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड किया ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी और इंडियन गवर्नमेंट ने मदद करी, एंड दिस लेड टू अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। 1971 में इसकी वजह से इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गई, एंड दिसंबर 1971 ये वॉर खत्म होती है, इंडिया की जीत होती है, और ईस्ट पाकिस्तान अब ईस्ट पाकिस्तान नहीं रहता और वो बन जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को फॉर्म किया गया, ये जो आपका पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, अब इसको बांग्लादेश बना दिया गया, एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और वॉर जो है वो खत्म हो जाती है। अब बांग्लादेश क्या करता है भैया? बांग्लादेश की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि उसकी अपनी कंट्री बन गई है, और कोई भी कंट्री बिना कॉन्स्टिट्यूशन की तो चलती नहीं है। तो बांग्लादेश ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उसने फेथ किस में डिक्लेयर करा? उसने फेथ डिक्लेयर करा इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। याद रखिएगा, बांग्लादेश ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उससे से हमने फेथ डिक्लेयर करा था ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे इन्होंने अपना फेथ रखा सेक्युलरिज्म में, मतलब कि सारे रिलीजन समान रहेंगे, डेमोक्रेसी में इलेक्टेड सरकारें होंगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, और सोशलिज्म मतलब प्रो पुअर को फेवर करेंगे ये लोग। बट द गवर्नमेंट अंडर शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, 1975 के अंदर, 71 में इंडिपेंडेंस मिली ना बांग्लादेश को, 75 में शेख मुजीबुर रहमान को पता नहीं क्या सूझा और उन्होंने गवर्नमेंट को अमेंड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कन्वर्ट कर दिया इनटू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि अब कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आज यूएसए के अंदर है। चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड एंड अ मिलिट्री रूल। अब शेख मुजीबुर रहमान, और ना इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने और भी बड़ी चीजें करी। इन्होंने क्या किया? जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको भी हटा दिया, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको भी हटा दिया और खुद ही को इलेक्ट कर दिया। तो अब लोगों के मन में तो ऐसा, यार ये वही चीज होगी ना कि जवाहरलाल नेहरू जिन पे हमें इतना फेथ था, कल को वो आके हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन जाए और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस डिक्लेयर कर दे और बाकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज को हटा दे। हम तो कहेंगे भैया हमने जवाहरलाल नेहरू को क्या समझा था और वो क्या निकले। सो इवेंचुअली शेख मुजीबुर रहमान के साथ लोगों का ऐसा रिएक्शन था कि भाई हमारे लिए तो ये सेवियर थे और उन्होंने क्या कर दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान असैसिनेट हो गए, असैसिनेट मतलब उनको मारा गया साजिश के तहत, एंड एक मिलिट्री रूलर पावर में आए। कौन थे वो मिलिट्री? अब देखो डेमोक्रेसी नहीं है बांग्लादेश में भी, अब मिलिट्री गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, अंडर द जियाउर रहमान जो है वो पावर में आए। जियाउर रहमान को भी असैसिनेट कर दिया गया और एचएम इरशाद पावर में आए और इन्होंने भी मिलिट्री रूल ही कंटिन्यू करा अपना। अब भैया लोग तंग आ गए थे कि यार अभी तो हम वेस्ट पाकिस्तान से हटके आए हैं और अब दोबारा से यही सब मिलिट्री रूल ये वो, तो अब लोगों ने प्रो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। याद रखिएगा इसको, ठीक है। एंड जिसकी वजह से फाइनली एचएम इरशाद पावर से हटे और 1991 में बांग्लादेश में इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश हो गई। एंड सिंस देन रिप्रेजेंट, और 1991 से लेके आज 2022 तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है बांग्लादेश के अंदर। मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारा सिस्टम है सेम बांग्लादेश का सिस्टम है, दैट्स वर्किंग इन बांग्लादेश। ठीक है जी, तो ऐसे इनका रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। अब हम बात करते हैं नेपाल की। भैया हमारा अटमोस्ट नेबर नेपाल, जिनसे हमारी काफी बनती है, हमारी इतनी बनती है कि हमें पासपोर्ट वीजा भी नहीं चाहिए यहाँ पे विजिट करने के लिए। तो नेपाल की जरा हम लोग बात कर लेते हैं, नेपाल का क्या सीन है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेपाल, नेपाल एक हिंदू किंगडम था पास्ट के अंदर और लेटर उसको चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया फॉर मेनी इयर्स।
याद रखना इस चीज को, नेपाल एक हिंदू किंगडम था पास्ट में, और इसको फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और इस कन्वर्ट हो गया इनटू अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, जिन्होंने 11वीं पढ़ी है उनको अच्छी तरीके से पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मोनार्क गवर्न करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटेन में भी है, ठीक है जी। इन द वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग, अब भैया लोगों ने ना डिमांड करना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो नेपाल के लोगों ने प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। किंग ने कहा चलो ठीक है, हम जो है ये प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, और डेमोक्रेसी को एक नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करी किंग ने 1990 तक। लेकिन किंग ने बोला मैं पावर से नहीं हटूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक सेटअप मैं अलाउ कर देता हूं, ठीक है। अब भैया देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स डेमोक्रेट्स, Maoist and monarchist forces which led to the abolition of parliament and dismissal of the government in 2002 by the king। अब किंग ने क्या किया, लड़ाइयां चल रही थी क्योंकि किंग से और ज्यादा डेमोक्रेसी डिमांड कर रहे थे लोग, तो अब लड़ाई चल रही थी जिसकी वजह से किंग ने क्या किया, किंग ने जो 1990 के अंदर डेमोक्रेटिक थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक सेटअप दिया था ना, उसको खत्म कर दिया 2002 के अंदर। किंग ने उसको जो है उस पार्लियामेंट्री सेटअप को डिसमिस कर दिया ऑफ द गवर्नमेंट इन 2002 एंड अपना फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के थ्रू रूल करने लग गए नेपाल के अंदर। अब 2002 के अंदर दोबारा से क्या आ गई थी नेपाल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई थी, किंग रूल आ गया था। अब 2006 में एक बहुत मैसिव नेपाल के अंदर प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से किंग को रिस्टोर करना पड़ा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब क्या, किंग को पार्लियामेंट को रिस्टोर करना पड़ा, किंग को एमपीज एमएलएज लाने पड़े और एक डेमोक्रेटिक सेटअप करना पड़ा, ठीक है जी। तो ये थी नेपाल की कहानी, जहां पे 2006 में देयर वर, और किन लोगों ने प्रोटेस्ट किया नेपाल के अंदर, देयर वर डेमोक्रेट्स जो डेमोक्रेसी के हित में बात करते थे, देयर वर माओइस्ट। माओइस्ट कौन होते हैं भैया, माओइस्ट आर दोज पीपल हु इवेंचुअली डिमांड कि भैया पुअर को, सोशलिस्ट लोग होते हैं बेसिकली जो डिमांड करते हैं, कम्युनिस्ट पीपल होते हैं जो डिमांड करते हैं कि पुअर पीपल शुड बी गिवन more advantage and they should be given land resources etc and कहां से लेके देंगे, रिच पीपल से लेके देंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि माओइस्ट आर द पीपल हु बिलीव इन कि ये जो रिसोर्सेज रिच से लेके पुअर को देने हैं ये बाय फोर्स किया जाना चाहिए। तो डेमोक्रेट्स और माओइस्ट ये डिमांड कर रहे थे फॉर अगेंस्ट द मोनार्किस्ट फोर्सेस। अब बात करते हैं श्रीलंका की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा श्रीलंका के बारे में, यू माइट हैव हर्ड इन 9th and 10th आल्सो। श्रीलंका का क्या सीन था बच्चा बारी, श्रीलंका का बेसिकली ये सीन था दैट द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ श्रीलंका वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स द सिन्हालीज एंड द तमिल ओरिजिन पीपल। याद रखिएगा इसको, अपना श्रीलंका के अंदर 1948 के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीलंका के अंदर जो है इंडिपेंडेंस आ गई थी। हाँ, जैसे हमारी कंट्री में 47 में आई थी, श्रीलंका में 48 के अंदर आई थी, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। और तब से लेके आज तक 2022 तक, अभी तो हाल बुरा है श्रीलंका का, लेकिन इवेंचुअली जो है श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप चल रहा है। सो अभी तो राजापक्सा जो है वो चले गए। सो डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ श्रीलंका वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सिन्हालीज एंड द तमिल ओरिजिन पीपल। अब जो है यहाँ पे श्रीलंका में दो तरीके के लोग रहते थे, एक सिन्हाली पीपल और एक तमिल ओरिजिन के लोग रहते थे, ठीक है। सिन्हालीज जो थे दे बिलोंग टू सिन्हाला पीपल ओनली एंड नॉट ऑफ तमिल्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। देखा, दो तरीके के लोग रहते थे श्रीलंका के अंदर, एक तुम्हारे सिन्हालाज और एक तुम्हारे तमिल्स जो इंडिया से माइग्रेट होके श्रीलंका में आए थे, ठीक है जी। सो दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब भैया अपना जो ये इंडियन तमिल्स थे ना, ये जो इंडियन तमिल्स थे इनको ना सिन्हाला राइट ना किसी तरीके के राइट्स दे रहे थे। डोमिनेंस गवर्नमेंट जो है वो सिन्हालास को ही फेवर करती थी क्योंकि वही उनके ओरिजिनल पीपल थे। सो उन्हीं को फेवर करती थी, उन्हीं की लैंग्वेज को, उन्हीं के रिलीजन को फेवर करती थी। एंड इवेंचुअली दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाका, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये इंडियन तमिल्स है ना, इनका खून खौल रहा था कि भैया हम भी तो इस कंट्री के मेंबर हैं,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड करनी शुरू करी कि हमें भी अपने राइट्स दीजिए, ठीक है, गिव अस दी राइट्स, हमें भी लैंग्वेज का राइट दो, हमें भी जो है आपके रिप्रेजेंटेशन दो, रिजर्वेशन दो जॉब्स के अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया बाय द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु, LTTE, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी हु डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री, जिस और ये लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु ने क्या डिमांड किया कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए ऑल टुगेदर, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रेशराइज्ड बाय द तमिल पीपल इन इंडिया, जो इंडिया, जो अब ना जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब इंडिया के जो तमिलनाडु के लोग थे वो इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे कि भैया हमारे जो श्रीलंका के अंदर जो इंडियन तमिल्स हैं उनको आप सेफगार्ड क्यों नहीं करते हो। तो इंडिया के गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर था बाय द तमिलनाडु के तमिल्स, ठीक है, बाय द तमिलनाडु के तमिल्स की इवेंचुअली भैया कि जो तमिल ओरिजिन पीपल है, तमिलनाडु ओरिजिन पीपल है श्रीलंका के अंदर, उनको सेफगार्ड कीजिए। तो इंडिया को क्या करना पड़ा, इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा। इंडिया ने एक अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ और अपनी ट्रूप्स भिजवाई श्रीलंका के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो अपनी ट्रूप्स भिजवाई ताकि सिचुएशन को स्टेबलाइज किया जा सके श्रीलंकन गवर्नमेंट के अंदर एंड तमिल, श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड तमिल्स के बीच में। इवेंचुअली क्या हुआ दैट द इंडियन आर्मी जो है वो LTTE के साथ ही लड़ाई में जो है पड़ गई। इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद LTTE, क्योंकि यार LTTE का ना तरीका अलग था, LTTE का तरीका वायलेंस का ज्यादा था। सो लेटर ऑन द इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज जिसको हम IPKF कहते हैं, वो उसने कहा कि भैया चलो श्रीलंका से बाहर, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी LTTE जिसको हम फेवर करने आए थे उनसे हमारी लड़ाई हो गई थी, ठीक है जी। सो दे वर पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका इन 1989 विदाउट अचीविंग एनी। ऑलराइट, प्रेजेंटली LTTE जो है वो खत्म हो चुका है, दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड अभी भी जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है श्रीलंका के अंदर, बट स्टिल द थिंग्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड इन स्पाइट ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका हैज ऑलवेज बीन हाई, ऐसा आज हम नहीं बोल सकते क्योंकि आज तो फाइनेंशियल क्राइसिस लग चुका है श्रीलंका के अंदर, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है श्रीलंका के अंदर, द कंट्री हैज बीन बैंकरप्ट, सो दैट इज द ओनली रीजन। एंड मूविंग फॉरवर्ड, so let's just talk about India's relationship with its neighbors. So everybody might have heard about, अभी हम लोगों ने पीछे जो है पाकिस्तान के बारे में बात किया, इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात किया, बांग्लादेश के बारे में बात किया, नेपाल के बारे में बात किया, श्रीलंका के बारे में बात किया, भूटान इज डिलीटेड गाइज। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब अपने रिलेशनशिप दूसरे नेबर्स के साथ कैसे हैं उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया एज अ कंट्री में कितनी कंट्रीज हैं, एज अ कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं। सो वी हैव इंडिया, देन वी हैव बांग्लादेश, देन वी हैव नेपाल, देन वी हैव श्रीलंका, देन वी हैव भूटान, देन वी हैव मालदीव्स एंड देन वी हैव पाकिस्तान। सो गाइस देयर आर इन टोटल ऑफ 7 countries out there and there are certain issues of conflicts between India and Bangladesh। और भैया थोड़े बहुत issues of conflicts हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अगर हम conflicts की बात करें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो जैसे फॉर एग्जांपल शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर, दोनों देश आपस में लड़ते हैं, आपस में इनके बीच में थोड़े से ग्रजेस है रिलेटेड टू कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर के को लेके इन दोनों कंट्रीज के बीच में देयर इज लिटिल डिस्ट्रप्शन। साथ ही साथ इलीगल इमिग्रेशन, भैया बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं इंडिया के अंदर, और जब हम बांग्लादेश से कन्फ्रंट करते हैं, शेख हसीना जी से कन्फ्रंट करते हैं, तो उनका बिल्कुल साफ डिनायल है कि भैया हमें तो कुछ इसका आइडिया ही नहीं है और हमारी तरफ से कोई भी इलीगल माइग्रेशन नहीं होती है, ठीक है। तो इंडिया उस चीज पे भी थोड़ा सा पिस्ड ऑफ है बांग्लादेश से। स्टिल बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश के फिर भी थोड़े कॉर्डियल रिलेशंस हैं एक दूसरे के लिए। इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक रिलेशंस दोनों देशों के आगे पिछले 20 सालों में, पिछले 2 डेकेड्स में कंसिडरेबली इंप्रूव करे हैं, डिसेंट रिलेशंस है। नेपाल के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो नेपाल एंड इंडिया शेयर्स अ फ्रेंडली रिलेशन विद ईच अदर। नेपाल और इंडिया आपस में इतना फ्रेंडली रिलेशन शेयर करते हैं कि आज सिर्फ नेपाल ही ऐसी स्टेट है इन साउथ एशिया जहां पे हम विदाउट पासपोर्ट एंड वीजा वी कैन डेफिनेटली गो एंड विजिट, ओके। बट देर आर सर्टेन इश्यूज, लेकिन कुछ भी ऐसे सर्टेन इश्यूज हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल की क्लोजनेस विद चाइना,
नेपाल की क्लोजनेस विद चाइना इज अ मेजर इशू, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए वो थोड़ा सा मेजर इरिटेंट है कि भैया हमारा बेस्ट फ्रेंड कैसे उधर, सो जेलस पार्ट थिंग. सो माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल एटसेट्रा हैव डिस्टर्ब द रिलेशंस, और भैया इसकी वजह से इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है दैट हैव बीन कॉम्पेंसेटेड. मूविंग फॉरवर्ड, डिस्पाइट डिफरेंसेस, अब ये नेपाल के बीच में जो भी हमारे डिफरेंसेस है, लेकिन अगर हम ट्रेड के ऊपर बात करें, साइंटिफिक कोऑपरेशन पे बात करें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे बात करें, इंटरलॉकिंग वाटर ग्रिड मैनेजमेंट के ऊपर बात करें, तो दोनों देश आपस में, नेपाल और इंडिया आपस में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र हैं. इंडिया एंजॉयज अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप इन भूटान टू. मैं थोड़ा सा सेगमेंट भूटान का भी डाल दिया ताकि अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो तुम लोग सॉल्व कर सको, ठीक है. वी डू नॉट हैव एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट विद भूटानीज गवर्नमेंट, ठीक है जी. सो काफी अच्छे कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप हमारे हैं भूटान के साथ भी. अब हम बात करते हैं पीस एंड कोऑपरेशन, और आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सार्क, ठीक है जी. सो जैसे आप लोगों ने एशियान के बारे में सुना था, जो आपकी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी, जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया की एसोसिएशन है, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सॉरी आपकी जो एशियान की जो कमिटी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वैसे जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे सार्क साउथ एशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. साउथ एशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, मतलब ये जितने भी 7 स्टेट्स हैं सबकी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी सार्क. इवन दो देयर आर सर्टेन इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट amongst the South Asian countries. आप सब लोगों को पता है बांग्लादेश और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट, नेपाल और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट, अभी हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया, लेकिन फिर भी हमने एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि एट द एंड हम लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म हो जहां पे हम अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें, और वो है सार्क, ठीक है. लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एंड वी रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशन. हम रिकॉग्नाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग्स देमसेल्व्स. द साउथ एशियन कंट्रीज ने इनिशिएट किया है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम सार्क कहते हैं. कब सार्क फॉर्म हुआ? 1985 में सार्क को फॉर्म किया गया. जैसे एशियान वाज फॉर्म्ड इन 1967, वैसे सार्क वाज फॉर्म्ड इन 1985 टू इवॉल्व. और ये भैया क्यों लाया गया इसको? ताकि आपस में 7 स्टेट्स की जो कोऑपरेशन है वो इवॉल्व हो सके. साफ्टा को साइन किया गया 2004 के. तब साफ्टा क्या चीज है? सार्क तो हमें समझ में आ गया, ये 7 एसोसिएशंस को सार्क कहते हैं. साफ्टा क्या चीज है? साफ्टा वाज साइन. अब साफ्टा क्या है? साफ्टा इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. ये 7 स्टेट्स आपस में फ्री ट्रेड करेंगी, इसका अग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया 2004 के अंदर. और ये जो है इसको जो है इनिशिएट किया गया 2006 के अंदर, मतलब 2006 के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया, 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया. और ये साफ्टा का एम क्या था? कि टू अलाउ द फ्री ट्रेड अक्रॉस दी बॉर्डर्स, की मतलब आपस में सारी 7 स्टेट्स जो हैं वो फ्री ट्रेड करें, कोई भी आपस में ट्रेड के ऊपर टैक्स या टैक्स बैरियर्स ना लगाए. साफ्टा का एम क्या था? साफ्टा का एम था कि 2007 तक 20% ऑफ ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया जाए, ठीक है जी. मतलब कि अगर मान लो कि अगर इंडिया आज नेपाल में ट्रेड करता है, तो अगर इंडिया 100 रुपए चार्ज करता है एक ट्रेड के, तो उसको 20% कम, मतलब 80 रुपए किया जाए. समझ आ गई? छोटी सी सिंपल सी बात. ऑल्सो ऑल्दो देयर हैज बीन इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी इश्यूज हैं. मेजर्स वर बीइंग टेकन टू ब्रिंग कोऑर्डियल चार्जेस बिटवीन द कंट्रीज, लेकिन फिर भी कोऑर्डियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात जो है काफी ज्यादा हुई है इंडिया और पाकिस्तान को लेके, ठीक है. एंड देयर इज ऑल्सो एन आउटसाइड पावर, ठीक है. आउटसाइड में भी कुछ कुछ पावर्स हैं जो साउथ एशिया को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे चाइना. चाइना आप देखिएगा हमेशा बहुत ज्यादा इंक्लूडेड रहता है साउथ एशियन रीजन में. यूनाइटेड स्टेट्स मतलब तुम्हारा यूएसए जो है उसने बहुत बार इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को रिजोल्व करने की कोशिश करी है, एंड हैज एक्टेड एज अ मीडिएटर, ठीक है. सो देयर इज ऑल्सो एन आउटसाइड पावर विच इन्फ्लुएंस द रीजन, जैसे आपका चाइना हो गया, आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, दे रिमेन द मेजर प्लेयर्स इन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स. अभी आज चाइना का इंटरवेंशन पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो इंडिया के लिए जो है इंडिया के लिए सही नहीं है. वैसे ही चाइना का इंटरवेंशन श्रीलंका के लिए आज इंडिया के लिए सही नहीं है. वैसे ही यूएसए का इंटरवेंशन अगर आज इंडिया के अंदर होता है, अगर आज यूएसए इंडिया के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स खोलता है, अपनी एमएनसीज लाता है, तो बाकी सारी कंट्रीज, बाकी सारी साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो इंडिया से एनवी करेंगी. समझ रहे हो?
So that is the major thing. So I hope the things are clear with everyone, and with this we are going to just end the session, and here's the wrap on the session. Thank you very much. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, if you have any doubt, do comment down and let me know in the comment section. This chapter is super easy. आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. एंड हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट गाइज, आप लोग प्लीज इस चीज को मत भूलिएगा कि आपके वन शॉट्स का जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों को मिल जाएगा. अगला जो वन शॉट आएगा वो यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा 10 सितंबर को. उसको जरूर देखिएगा. और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने पिछले 4 वन शॉट्स नहीं देखे, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड न्यू सेंटर्स ऑफ पावर और आज वाला, तो जरूर देखना. बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस सुपर सून. जल्दी से हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.